हे भगवान, बड़ा गलत हुआ उसके साथ। अभी उम्र ही क्या थी? बस यही कोई 3 साल पहले शादी हुई थी। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। राम राम। सुना है उसका पति जहर खा के मरा है। हम सुना तो मैंने भी है। तमाम तरह की बातें उड़ रही हैं। क्या कहा जाए? मुझे तो लगता है लड़की में ही कोई दोष होगा, वरना शादी के बाद कौन ऐसे जहर खाता है? ये बात करने वाली औरतें हैं नयनतारा की पड़ोसनी। नयनतारा कौन? नयनतारा हमारी इस कहानी की सबसे मुख्य पात्र, यानी कि नायिका है। नयनतारा 26 साल की एक लड़की है जिसकी 3 साल पहले नीरज नाम के लड़के के साथ शादी हुई थी। शादी के समय सब सही था, पर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीरज नयनतारा को यूं बीच मझधार में छोड़ गया। नयनतारा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने एमए में एडमिशन लिया था, पर शादी हो गई तो पढ़ाई छूट सी गई। बस वह और नीरज और उसका ससुराल यही रह गए उसके अपने। और आज जब नीरज नहीं है तो ऐसे में नयनतारा का क्या? नयनतारा की माँ आरती और पिता मोहन ऐसे अपनी बेटी को देख के तिल तिल मर रहे हैं। क्या सोचा था शादी होगी, बेटी सुखी रहेगी, पर क्या से क्या हो गया। मोहन और आरती के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और एक लड़का। सबसे बड़ी थी कुसुम, जिसकी शादी कर दी थी मोहन ने। फिर छोटी बेटी थी गंगा और मंजली थी नयनतारा। सबसे छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। मोहन की भी ऐसी कोई खास नौकरी नहीं थी कि वह सब कुछ अकेले संभाल पाए। खैर, जब से नीरज का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद से मोहन नयनतारा को घर ही ले आया था। नैन की तो आंखें बहते बहते झपकना ही भूल गई थी। हमारा समाज भी कैसा है ना, एक आदमी के जाते ही उसकी पत्नी को कोई अधिकार, कोई हक नहीं रह जाता। कल तक लाल साड़ी में घूमने वाली नैन से उसके ससुराल वालों ने जबरन उसके गहने कपड़े छीन के उनको आग लगा दी थी। आज के जमाने में भी औरतों की वही दशा है जो पहले थी। हाँ, थोड़ा बहुत लोग जागरूक हुए हैं, पर पुराने आदर्शों पर चलने वाले लोग अभी भी उस डर्रे पर सवार हैं। आरती अपनी बेटी का मुंह देख देख कर रो रही थी, जबकि मोहल्ले की औरतें अपने प्रपंच में जुटी थीं। अपना दुख तख और दूसरों का दुख पंचायत का टॉपिक। वहां मोहल्ले के लोग नैन के दुख से दुखी नहीं थे, बल्कि इस बात की खोजबीन करना चाहते थे कि अब नैन का क्या होगा। नैन अपने ससुराल कब जाएगी? नैन के पति ने क्यों आत्महत्या की? यह सारी बातें आसपास के लोगों के लिए रहस्य बनी हुई थी, जिसका पता लगाने का जिम्मा कोई नहीं लेना चाहता था। पर यह जरूर चाहते थे सबकी जल्दी से पर्दा हटे और वह सच जान सके। नैन के पिता मोहन की छोटी सी कंपनी में अकाउंट्स का काम देखते थे, जिससे खाना खर्चा चल जाता था। साथ ही 2 बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी। पर अब नयन के घर आने से उनके ऊपर भी काफी दबाव आ गया था। ऐसे समय में वह अपनी बेटी से कह तो कुछ नहीं सकते थे, पर उसके भविष्य की उन्हें भी काफी चिंता थी। 7 दिनों तक नयन को किसी बात का होश नहीं था। उसकी तो जिंदगी ही मानो बर्बाद हो गई थी। अब क्या बचा था जानने और समझने के लिए? जिसके भरोसे वह अपना घर छोड़कर गई, वही उसे छोड़ गया। वह भी इस हाल में जिसका जिम्मेदार सब उसे ही मान रहे थे। नैन को ना खाने का होश था, ना सोने का। बस दिन रात आंसू बहाना ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। आरती अपनी बेटी की हालत देख काफी परेशान होती, पर कर भी क्या सकती थी वो। 26 साल में विधवा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है हमारे यहाँ। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में पति के साथ ही खुशियां होती है। अगर वो ही नहीं तो जिंदगी में मानसान और खुशियां भी नहीं। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया था, पर नैन के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। पर जीना तो था ही, क्योंकि मरने वाले के साथ मरा नहीं जा सकता और यही संसार की रीत है। पर दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देती। जब तक शादी न हुआ आमी हो, शादी क्यों नहीं हुई, और शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हुए। उनको आपकी हर बात में घुसना ही है। भले फिर आपको उस बात की फिक्र हो ना हो, पर कह कह के आपको उस बात की फिक्र करवाई जाती है। अब कुछ ऐसा ही नैन के साथ होने वाला था। नीरज की आत्महत्या के लिए हर कोई नैन को ही दोषी मान रहा था। जरूर इसी की गलती होगी। नैन के ससुराल के लोगों ने भी पूरा का पूरा दोष नैन के माथे मट दिया और अपने कर्तव्य से छुट्टी पा ली थी। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब नैन को माँ बाप और भाई बहन के स्वभाव में भी अंतर दिखने लगा था। घर में उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता था। आप अगर सुखी हो
तो सब आपके सुख में शामिल होना चाहेंगे, पर आप अगर दुखी हो तो सब आपसे अपना दामन मोड़ लेंगे। नैन के दुख में अब दुखी रहने वाला कोई नहीं था। नैन खुद अब आंसू बहाते बहाते थक चुकी थी। क्यों रोए वो? उसके पति ने आत्महत्या की किसी और लड़की की खातिर, जिससे वह प्यार करता था और शादी नहीं कर पाया। घर वालों के दबाव में आकर उसने नैन से शादी की, पर कभी पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया। उस पति की विधवा बनकर रोना भी नैन को अब गवारा नहीं था। नैन ने देखा अब परिवार के लोग भी उससे कट रहे हैं। पहले जो माँ उसे देखते ही खुश हो जाती थी, अब वह उदास हो जाती है। भाई बहन अपनी पढ़ाई में रहते हैं, कोई बात भी नहीं पूछता। पिताजी को अलग चिंता है कि उसका बेड़ा कैसे पार होगा। नैन ने अपने को संभाला। अब वह और दुखिया बनके नहीं जी सकती। जिसने कभी पत्नी समझा ही नहीं, उसके लिए वह दिन रात नहीं रो सकती। नयन आज काफी दिन बाद शाम के समय अपने कमरे से बाहर आई और सबके साथ बरामदे में बैठ गई। तभी उसके भाई सूरज ने फोन में कोई जोक सुनाया, जिसे सुन नैन हंस पड़ी और उसी समय पड़ोस की माया आंटी आरती से मिलने आ गई। नैन को यूं हंसता देख उसके सीने पर सांप लौट गया, पर अपने मन को काबू कर वह अंदर आई। उनको देख के नैन अंदर जाने लगी तो माया ने आरती को सलाह दी, पति को मरे अभी बस 2 महीने हुए हैं, नैन ऐसे हंस रही है, यह सब भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। आरती ने मुंह झुका लिया पर कुछ नहीं बोला। माया के जाने के बाद आरती नैन के पास गई। नैन बेटी सो गई क्या? नहीं माँ। नैन अब तू पहले जैसे सुहागन नहीं रही, तुझे ऐसे सबके सामने मुंह खोल के हंसना नहीं चाहिए। नैन ने कुछ नहीं कहा, पर अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। हम माँ देख नैन, अब तू सुहागिन नहीं है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। समाज को भी मुंह दिखाना है और फिर अभी तो गंगा की शादी भी करनी है। तेरे होते कौन उसे ब्याहेगा? मुझे तो गंगा की बड़ी चिंता हो रही है, न जाने तेरे पापा कैसे करेंगे अकेले। आरती चली गई थी, पर उसकी कई बातें एक एक करके नैन के दिमाग में घूम रही थीं। सही तो कह रही है तय माँ, मेरे होते गंगा की शादी कैसे होगी? पापा कैसे इतना खर्चा संभालेंगे? मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे बोझ बनकर नहीं रह सकती। अगले दिन नैन सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो आरती को अजीब लगा। ये क्या पहन रही है? उतार अभी के अभी। क्या हुआ माँ? ये पीला रंग सुहागिनों का है, तू अब से हल्के रंग पहनाकर समाज का भी देखना है ना बेटा। नैन की आंखें भीग गईं, पर उसने हल्के हरे कलर की साड़ी पहनी और अपने डॉक्यूमेंट्स लिए बाहर जाने लगी। तभी मोहन ने आवाज दी, कहाँ जा रही है नैन? पापा दीदी मेरे स्कूल में पढ़ाने वाली है। सूरज ने कहा तो मोहन को त्योरियां चढ़ गईं। कहीं नहीं जाना, नाक कटवाने की ठान ली है तुम लोगों ने मेरी। पति को मरे 2 महीने हुए हैं और यह बन ठन के ऐसे बाहर पढ़ाने जाएगी। देखो नैन, हमारे घर की लड़कियां यह सब नहीं करती, समझी तू? मैं इतना कमा लेता हूं कि तुझे खिला सकूं। हाँ वही तो मैं भी कह रही थी। वैसे भी अब खाने और सोने के अलावा इसका काम ही क्या है? आरती की बातों से नैन का पूरा मन झकझोर गया। माँ, मेरी माँ कभी ऐसा कहेगी मेरे बारे में? नैन अपने कमरे में आ गई। इतना दुख उसे नीरज के जाने से नहीं हुआ था, उतना उसे अपनी माँ और पिता की बातों से लगा। माँ, पापा कौन से जमाने में हो आप? अब जमाना बदल गया है, अब ऐसा नहीं होता। दीदी का मन लगा रहेगा। क्यों आप लोग उन्हें पागल करने पर तुले हो? नयन की बहन गंगा ने कहा तो नैन को हौसला हुआ, पर तभी मोहन ने उसे जोर से फटकारा। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली? अपने को बहुत ज्ञानी समझने लगे हो तुम सब। चुपचाप पढ़ाई करो जाकर, यहाँ बड़ों के बीच बहस मत करो। गंगा और सूरज भी वहां से उठकर चले गए तो गंगा नैन के पास गई। दीदी दीदी रोते नहीं। नैन ने अपने आंसू पोंछ लिए। दीदी आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, आजकल बीए के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती। आप एमए भी कर लो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सके। नैन ने गंगा से कहा, पर मेरे पास ना तो पैसे हैं। गंगा, ना पापा मुझे जाने देंगे। डरने की कोई बात नहीं है दीदी, मैं आपके लिए फार्म ले आऊंगी और पैसा सूरज अपनी कोचिंग का बोलकर मांग लेगा। आप बस अपना एमए पूरा करो और जल्दी ही जॉब करो। आज का समय ऐसा है जहां कोई किसी का नहीं, अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ती है। हाँ गंगा। अगले कुछ दिनों बाद ही नैन का एमए में एडमिशन हो गया। वो गंगा की किताबों से ही पढ़ लिया करती, साथ ही अब वो घर के काम में भी मदद करती रहती। पर आरती धीरे धीरे घर के सारे काम के लिए नैन को ही जिम्मेदार बनाती जा रही थी। सुबह उठने से लेकर रात के सब काम नैन को ही करने पड़ते।
नैन अब घर की नौकरानी बन गई थी। भले ही वह घर उसका अपना था, पर माँ बाप की नज़र में अब वह पहले जैसी नहीं थी। पर नैन अपनी पढ़ाई भी करती और घर के काम भी। बीच बीच में मोहल्ले वाले उससे ताने भी देते रहते। अपने पति को खा गई, खोट इसी में होगा, ससुराल वालों ने भी नहीं रखा। नैन सुनती और आंसू बहाती और कर भी क्या सकती थी। इसी बीच गंगा की शादी की बात चलने लगी। आज गंगा को देखने वाले आ रहे थे। आरती ने नैन को गंगा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। बाकी सारे काम नैन ने किए। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ गए। नैन किचन में थी, तभी लड़का किचन के पास लगे बेसिन में हाथ धोने लगा और नैन को देख के पास चला गया। थोड़ी देर बाद गंगा भी चाय लेकर आ गई। बातचीत हुई, फिर लड़के वाले चले गए। अगले दिन सुबह सुबह घर में कोहराम मचा था। नैन को समझ नहीं आया क्या बात है। वह किचन में गई। क्या हुआ माँ? आरती ने कुछ नहीं कहा। नैन अपने पिता के पास गई तो पिताजी ने मुंह फेर लिया। नैन अपने कमरे में आकर लेट गई। तभी गंगा आई। दीदी हम आ जाओ। गंगा क्या हुआ? सब मुझसे नाराज क्यों है? दीदी कल जो लड़का मुझे देखने आया था ना, उसने आपको पसंद किया है। क्या मैं तो कह रही थी कि कर क्यों नहीं देते आपकी शादी? आपकी उम्र ही क्या है? चुप कर गंगा, ऐसी बातें मत कर। क्यों दीदी, इसमें क्या खराबी है? पत्नी के मरते पति दूसरी शादी करता है तब कोई कुछ नहीं कहता, फिर औरतों को ही क्यों? गंगा तू नहीं समझेगी, तू छोटी है ना। मैं सब समझती हूँ। उस लड़के से मना कर दिया पापा ने, पर मुझे तो वह आपके लिए सही लगा। तभी आरती आ गई। गंगा तू बकवास मत कर, जाकर पढ़ाई कर। गंगा चली गई तो आरती ने नैन से कहा, देखो नैन तुम समझदार हो, परिवार की इज्जत है तुम्हारे हाथ, जब तक वो बचाए रखो। नैन एक बार फिर सोच में थी। मेरी ही खुशियों से सबकी इज्जत बचती है। नैन के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचती कि इस तरह जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, पर सोचने से कहाँ कुछ होता है। नैन ने एकद बार आत्महत्या की भी कोशिश की, पर गंगा और सूरज उसे हमेशा बचा लेते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था इस तरह जीने से क्या फायदा। जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मेरे नए रहने से क्या फायदा। इस तरह नैन ने किसी तरह छुप छुप कर एमए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अपने ही घर में नौकर की तरह रहना और अपने ही माँ बाप के सौतेले व्यवहार से वह तंग आ चुकी थी। उसी समय गंगा की शादी तय हो गई और घर में जश्न का माहौल बन गया था। पर नैन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि अब जो होने वाला था वह और भी बुरा था। गंगा की शादी की तैयारियों में जो भी आता नैन को ऐसे देखता मानो वह हंस के काम करके कुछ गलत कर रही है। हर कोई उसे यही उम्मीद रखता कि वह हंसे, ना बोले, ना लड़कों की तरफ ना देखे, और रिश्तेदारी के लड़कों को मना कर दिया जाता कि नैन से बात ना करें। इन सब बातों से नैन अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसने तो कोई पाप नहीं किया था, जो भी हुआ था वो उसकी गलती नहीं थी, पर मरने वाले के साथ उसे क्यों इस तरह मारा जा रहा था। गंगा की शादी के दिन सब लोग तैयार होकर मैरिज हॉल की तरफ चले गए थे। घर में बस कुछ गांव की बूढ़ी औरतें थीं। साथ ही आरती ने नैन को भी घर पर रुकने को बोला था। नैन को बहुत बुरा लगा था, पर अपनी माँ की बात वह कैसे टाल सकती थी। नैन तारा उस दिन अपने कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी उसे लगा कि नीचे किसी ने दरवाजा खटखटाया है। नैन नीचे गई तो सभी बूढ़ी औरतें गाना बजाना गा के सो गई थीं और बाहर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। नैन ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके जीजाजी कुसुम के पति विनोद खड़े थे और वह कुछ नशे में लग रहे थे। नैन ने उन्हें इस हालत में देखा तो उन्हें अंदर ले आई और उनके लिए पानी लेने किचन में गई। तभी विनोद ने उसे पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। नैन ने जोर से झटका देकर विनोद को धकेल दिया। अरे साली साहिबा, अब तो मेरी आधी घरवाली है, कैसे रहती हो तुम? अभी से बिना किसी मर्द के। बुरा नहीं लगता जब अकेली सोती हो बिस्तर पर? एक मर्द की जरूरत तो तुम्हें भी होती होगी ना? क्या वही हाथ बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? आप होश में नहीं हैं? चुपचाप निकल जाइए यहां से। पर विनोद ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया और उसे गले लगाने लगा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो नैन ने अपने नाखून विनोद के गले में गाड़ दिए। वह बिलबिला के नैन को गालियां बकता हुआ नैन के बालों को पकड़ने दौड़ा, पर नैन भाग के कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद करके जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है भगवान? इस शैतान की इतनी हिम्मत नहीं। नैन को खुद से घिन आ रही थी। वो बाथरूम में जाकर नल खोलकर पानी पर पानी अपने ऊपर गिराने लगी।
क्यों भगवान, मुझसे आपकी क्या दुश्मनी है? दुनिया के सारे दुख सिर्फ मेरी ही झोली में क्यों? मार ही डालो मुझे, नैन ने रोते बिलखते कहा। पर सुनने वाला कौन था वहां? रात कब बीती? घर वाले कब आए? गंगा की विदाई कब हुई? नैन को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। नैन की आंखें किसी के दरवाजे खटखटाने से खुली। दरवाजा आरती और उसकी मां कुसुम जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। नैन ने जल्दी से दरवाजा खोला और चटाक एक जोरदार थप्पड़ नैन के मुंह पर कुसुम ने जड़ दिया। नैन कुछ कहती इससे पहले आरती ने उसके बाल पकड़ के कहा, कुछ तो लिहाज किया होता। वह तेरे बड़े जीजा हैं। बेशर्म कहीं की। मेरी बात तो सुनो मां, मैंने कुछ नहीं कहा। तो क्या तेरे जीजाजी झूठ बोलेंगे? कुसुम ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, वह झूठ कह रहे हैं। मैंने उन पर कोई डोरे नहीं डाले। वाह वाह, अपनी गलती को मेरे पति पर मत डालो, समझी तुम नैन? तेरा तो साया ही खराब है। पहले अपने पति को खा गई और अब दूसरों के आदमियों पर नजर है तेरी। पहले गंगा की सगाई तो धवाई मेरा परिवार खराब करने पर तुली है। जाकर अपने पति से पूछो सच्चाई। नयन के बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह जोर से चिल्लाई। तब तक विनोद भी बाहर आ गया। मुझसे क्या पूछो? कल जब मैं वहां हॉल में था तब माँ जी ने ही मुझे घर से सामान लेने भेजा था। मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आया था। हम दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर करमजली पहले अपने पति को खा गई। अब बहनों के पति पर डोरे डालते शर्म नहीं आती। अगर किसी ने नैन के कानों में पिघला शीशा भी डाल दिया होता तो नैन को इतना दर्द ना होता। पर उसकी अपनी माँ और बहन उस पर ऐसे आरोप लगा रही थी जो उसे बर्दाश्त करना असहनीय था। देख नैन, एक बात साफ साफ सुन ले। मेरे पति मुझसे बहुत खुश हैं। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। चलो माँ यहां से। सब नैन के कमरे से बाहर निकल गए थे। पर यह हादसा नैन को अंदर तक तोड़ गया था। जिंदगी भले ही हमारी राह में कठिनाइयां देती है, पर उस समय अपनों का साथ हो तो जिंदगी अच्छे से कट जाती है। पर नैन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं था। गंगा थी जो कि अब अपने ससुराल चली गई थी। नैन के लिए मानो हर रास्ता बंद हो चुका था। माँ बाप की नजर में बोझ पहले से थी और अब चरित्रहीन भी साबित हो गई थी। और जिसने यह सब किया था सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। दामाद जी बोल के उसके तलवे चाट रहे थे। नैन ने काफी सोचा और अब वह जान चुकी थी कि उसे क्या करना है। अब जैसी दुनिया वैसे हम बनने का समय आ चुका था। अगले दिन जब नैन उठी तो उसमें अलग तरह के विद्रोह की भावना थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढे और फिर जल्दी ही तैयार हो गई। तैयार होकर वह भगवान के सामने गई। हे भोलेनाथ, आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। दुनिया में कोई मुझे समझे ना समझे, पर आप तो सबके मन की जानते हो। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? भोलेनाथ, सब जो हुआ वह हुआ। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आप अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। भगवान के पास पूजा करके नैनतारा बाहर निकली तो बरामदे में सब नाश्ता कर रहे थे। नैन को इस तरह तैयार देख सबकी आंखें ऊपर हो गईं। कहाँ जा रही हैं नैन? माँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं घर पर अपना समय रोते बिलखते नहीं बिता सकती। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या बात कर रही है नैन? तेरे पापा ने तुझे बताया था ना कि तुझे कहीं नहीं जाना। फिर घर में मछली नहीं फंस रही है ना, इसलिए बाहर दाना डालने जा रही है। कुसुम ने ताना मारा तो विनोद भी व्यंग से मुस्कुरा उठा। नैन ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, मैं जा रही हूँ। नैन जोरदार आवाज गूंज उठी। खबरदार जो एक कदम भी घर के बाहर निकाला। नैन के पापा ने कहा, अरे करमजली, तू समझती क्यों नहीं? तेरे पति को मरे अभी दिन ही कितना हुआ है, तूने हमारे माथे पर काल एक पोतने की ठान ली है। क्या किस बात की कमी है? तुझे सुबह शाम 2 कोर खाकर पड़ी रहे विधवा के लिए, यही जिंदगी होती है। यही तो मैं भी समझा रही हूँ। आरती ने कहा, विधवा को कैसे रहना है और कैसे नहीं, यह कहने वाले आप होते कौन है? पिताजी, क्या सारी रोक टोक बस औरतों के लिए ही है? जबान देखो इसकी, मोहन चीख उठे। पापा, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। आप ही इसे सिर पर चढ़ा रखे हैं। कुसुम ने अपना पासा फेंका। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती है बाहर। पापा, मुझे मत रोकिए। आप लोग किस जमाने में हो? बहुत सह लिया मैंने, बस अब और नहीं। ऐसे बात करते हैं माफम्मा पर आओ अपने पापा से माफी मांग। आरती चिल्लाई, किस बात की माफी? गलत आप कर रहे हो मेरे साथ, हम गलत कर रहे हैं।
अरे कर्मजली पैदा होते ही मर जाती तो यह दिन देखना ना पड़ता। हम माँ पैदा होते ही मार देती तो यह दिन मुझे भी नहीं देखना पड़ता। पर अब और नहीं, इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो तू जाना चाहती है, हम ठीक है, पर एक बात याद रखना, आज से इस घर से और हम सबसे तेरा कोई नाता नहीं। नैन की आंखों में आंसू थे। यह मेरे अपने हैं। ये कैसे अपने हैं जो मेरा दर्द नहीं देख पा रहे? मुझे अपने इशारों पर रखकर यह मेरा भला करने का झूठा दिखावा करते हैं। ठीक है पापा, आपकी यही मर्जी है तो यही सही। नए नए अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और कुछ कपड़े लेकर वह घर से निकल गई। अगल बगल की औरतें जो कान लगाए इस नाटक का लाइव टेलीकास्ट देख रही थीं, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था। और मोहल्ले के जो लड़के अभी जवान हुए थे, वह भी छत से नैन को निगाह भर के देख रहे थे। नैन अपनी किस्मत का फैसला समझ उस जंजाल से निकल चुकी थी, पर उसने उसे जंजाल समझा था। वह तो कम ही था। अभी तो बस नैन की जिंदगी का बवंडर शुरू हुआ था। आगे ऐसे तूफान उसकी राह में थे जिनसे बचना उसके बस में नहीं था। घर से निकल जाना एक बात है, पर जब पता ही ना हो घर से निकल के जाना कहाँ है तो होश ठिकाने आ जाते हैं। नैन घर से तो निकल गई, पर उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाए। सबसे पहले उसे एक नौकरी की जरूरत थी, पर बड़े बड़े स्कूलों में डिग्री के साथ साथ अनुभव की भी जरूरत पड़ती है, और नैन के पास तो अभी कायदे की डिग्री भी नहीं थी। फिर भी अब जब बगावत कर ही ली तो डरना क्या। नैन सबसे पहले एक दो स्कूल में गई, पर कहीं भी उसे अच्छी जॉब नहीं मिली। अभी वह स्कूल से बाहर निकल ही रही थी कि चपरासी ने उसे रोक लिया। मैडम, आप जॉब ढूंढ रही हैं? जी, तो आप ये लीजिए, यहां जाकर बात करिए, आपके लायक नौकरी मिल जाएगी आपको। नयन ने देखा, वह किसी ऑफिस का पता था। नयन फटाफट उस ऑफिस वाली जगह पर पहुंच गई। वहां नयन को जॉब मिल गई। काम क्या था? बस एक रिसेप्शन की जॉब थी, जहां सज-धज के खड़ा रहना था और लोगों को अपनी तरफ लुभाना था। नैन के लिए यह सब नया था, पर कुछ तो करना ही था। जॉब मिल गई थी, जिससे नैन के अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। पढ़ाई के बाद ऐसी पहली बार वह जॉब करने वाली थी। कहाँ वह शादी के बाद घर संभालने वाली थी, कहाँ किस्मत का फेर उसे यहाँ ले आया था। नौकरी के बाद अब बारी थी घर ढूंढने की, क्योंकि अपने माँ बाप का घर तो वह छोड़ ही आई थी। अगले दिन से नौकरी की शुरुआत करनी थी। ऐसे में उसके पास काफी समय था घर देखने के लिए। वह घर पता करने के लिए कई जगह पर गई। कई लोग उसके माता पिता के पहचान के थे। सबने उसे घर देने से मना कर दिया जो नहीं जानते थे। वह अकेली लड़की को घर नहीं देना चाहते थे। कुछ भी करके नैन को घर किराए पर नहीं मिल पा रहा था। कहीं कहीं आदमी निकल जाते और नैन से प्यार से बातें करते तो उनकी बीवियां आकर नैन को भगा देती थीं। पहली बार नैन को पता लगा था कि घर से बाहर निकलकर रहना वास्तव में कितना मुश्किल है, और क्यों एक औरत को हमेशा एक पुरुष की जरूरत होती है अपनी सुरक्षा और उसके साथ के लिए। नैन के साथ रहने वाले पुरुष ने तो अपनी कमजोरी के चक्कर में खुद को खत्म किया और साथ में नैन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। खैर, रात बढ़ रही थी, पर नैन को कहीं भी मकान नहीं मिल पा रहा था। सब जगह की खाक छानते हुए वह अपनी सहेली अलका के दरवाजे पर पहुंच गई। दोनों सहेलियां मिलके काफी खुश हुईं। नैन की बात सुनकर अलका ने उसे अपने घर का एक कमरा किराए पर दे दिया। अलका घर में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। नैन को वहां रुकने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वहीं उसने अपना सामान जमा लिया और नैन की खोज मकान की पूरी हो गई। मकान तो मिल गया था, पर अब आगे जोज कठिनाइयां आने वाली थीं। नैन उन सब से काफी अनजान थी। अलका ने नैन को अपने ही घर खाने को बोल दिया। साथ ही उसके दोनों बच्चों को पढ़ाने का काम भी अलका ने नैन को दे दिया। नैन खुश थी। पास काम था। दिन रात रोने से कहीं अच्छा है कि काम में खुद को व्यस्त रखना। नयन ने अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहां उसे लोगों को अपनी खूबसूरती से इम्प्रेस करना था, जिससे वह बार बार उस ऑफिस में आने के लिए मजबूर हो। नयन के लिए सब कुछ नया था। ऑफिस के मालिक मिस्टर जगताप मखीजा को नई नई खूबसूरत लड़कियां पसंद थीं। उसकी कंपनी में ज्यादातर स्टाफ लड़कियां ही थीं। नैन पहले दिन साड़ी पहन के गई। नैन को देख के बाकी लड़कियां काफी मजाक बनाने लगी थीं उसका। पर्सनली मखीजा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया
और अगले दिन से कुछ अच्छा पहन के आने को कहा, जैसे बाकी लड़कियां पहनती थीं। नैन को दुनियादारी की कोई खास समझ नहीं थी। वह बस उतना ही जानती थी जितना उसके घर वालों ने बताया। अब जब वह बाहरी लोगों के संपर्क में आई तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना सही है और क्या गलत। नयन ने मखीजा की बात मान ली। उस दिन तो जैसे तैसे उसने ऑफिस में काम किया, पर आने जाने वालों की नजर और टपकती लार देख के उसे खुद से ही घिन आ रही थी। घर पर तो सिर्फ एक आदमी मिला था, यहां तो हर दूसरा आदमी उसी तरह का है। किसी तरह नैन ने अपना काम सीखा और वापस अपने किराए के कमरे में आ गई।